बुजुर्ग महिला अपने बेटे के दोस्त को घर पर बुलाती है। घर पर बुलाकर उसे चाय पानी पिलाया जाता है और वो महिला कहने लगती है कि बेटा, तू मेरे बेटे की बहू से शादी कर ले। जब ये बात वो बेटा सुनता है, दोस्त सुनता है बेटे का, तो उसकी आंखें शर्म से नीचे हो जाती हैं और वो कहता है कि माँ जी, आप ये क्या कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी दोस्त की पत्नी है। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का बार बार उस बुजुर्ग महिला से कहने लगता है कि नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिर क्यों एक बुजुर्ग महिला इतनी मजबूर हो जाती है कि अपनी बेटे की बहू को किसी और के हाथों में सौंपने का सोचती है? आखिर क्यों वो लड़का मना कर देता है अपने दोस्त की पत्नी से शादी करने से? दोस्तों, इन सारी बातों को आप लोगों को जानना है तो वीडियो को आगे देखना होगा। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ या स्टोरी की तरफ। तो स्टोरी शुरू होती है बिहार के छपरा जिले से। बिहार के छपरा जिले में दो दोस्त होते हैं, काफी छोटे छोटे हैं और आपस में उन दोनों की बहुत बनती है। एक दोस्त का नाम रमेश होता है, दूसरे दोस्त का नाम प्रदीप होता है। रमेश के पिता का नाम राकेश होता है और प्रदीप के पिता का नाम रामचंद होता है। दोस्तों, रमेश और प्रदीप एक ही क्लास में पढ़ा करते और ये हर वो बात शेयर किया करते जो इनके दिल में होती। एक गांव में खेल कूद कर बड़े हुए हैं, लेकिन अब दोनों ही जवान हो जाते हैं। जब दोनों जवान हो जाते हैं तो दोनों की शादी हो जाती है। शादी रमेश की गीता से होती है और प्रदीप की रंजना से होती है। दोनों की नई नवेली दुल्हन एक साथ में ही इनकी शादी होती है। 1 साल का आगे पीछे होता है और दोस्तों, ये अपनी पत्नियों के साथ खुश रहने लगते हैं। अब जो दोस्त रमेश था वो अपनी पत्नी और अपने माँ बाप को लेकर कमाने के लिए दिल्ली चला जाता है। रमेश दिल्ली पहुंच जाता है, इधर प्रदीप गांव में रह जाता है। अब रमेश जैसे ही दिल्ली जाता है, वहां पर उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है और रमेश बहुत खुशियां मनाता है। पत्नी जब गर्भवती हो जाती है तो रमेश पहले ही लड्डू बांट देता है, क्योंकि कई साल उसने एक बच्चे के लिए इंतजार किया था। दोस्तों, ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देती है तो जन्म देते वक्त उसकी पत्नी इस दुनिया से चली जाती है और वो बच्चा भी नहीं बच पाता है। अब रमेश बिल्कुल अकेला हो जाता है बिना पत्नी के और वो उदास रहने लगता है। उधर दोस्तों, समय निकलता है, 1 साल निकलता है, वो दिल्ली में कमाया करता, अपने परिवार का पालन पोषण किया करता। उधर इसका जो दोस्त होता है, एक दिन वो कहीं पर जा रहा था तो एक्सीडेंट से प्रदीप की मौत हो जाती है। जब प्रदीप इस दुनिया से चला जाता है तो प्रदीप की जो पत्नी होती है रंजना, वो भी अकेली हो जाती है। लेकिन उस महिला की हमें यहाँ पर तारीफ करनी होगी। दोस्तों, उस महिला पर एक भी बच्चा नहीं था, लेकिन फिर भी उस महिला ने अपनी सास को नहीं छोड़ा था। उस महिला को कोई दिक्कत थी, वो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी अब तक। अब दोस्तों, रमेश जो दिल्ली में रहता है, उसके पास खबर जाती है कि तुम्हारे दोस्त की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। लेकिन वो किसी कारणवश अपने दोस्त के पास नहीं पहुंच पाता है और वो हमेशा कोसता रहता है अपने आप को कि तू कितना दुर्भाग्य, तेरा नसीब कितना खराब है, तुम्हारी पत्नी भी चली गई और तुम्हारा एक पक्का दोस्त जो बचपन का था वो भी इस दुनिया से चला गया। दोस्तों, रमेश और परेशान हो जाता है और एक चिंता में आ जाता है और उसे डिप्रेशन सी बीमारी लगने लगती है। जब ये चीज़ रमेश की माँ देख रही है तो रमेश की माँ कहती है कि बेटा, तू क्यों सोचता है, इससे बढ़िया है तू गांव चले जा, गांव में तुम्हारी दादी भी है, तुम उसी के पास रह लेना और तुम्हारा मन भी बट जाएगा और अपने दोस्त की माँ से उसका हाल चाल भी पूछ लेना। अब दोस्तों, रमेश अपनी माँ के कहने पर गांव चला जाता है। गांव जाने के बाद वो सबसे पहले वही काम करता है जो उसका दोस्त प्रदीप इस दुनिया से चला गया, उसके घर जाता है, उसकी बेवा पत्नी का और उसकी माँ का हालचाल पूछता है। दोस्तों, गांव में जाकर उसे पता चलता है कि जो उसका दोस्त प्रदीप था, उसके पिता भी इस दुनिया से 3 साल पहले जा चुके हैं। जब ये खबर सुनता है तो कहता है कि माँ जी, आप पर तो बड़ी बुरी बीत रही है, ना ही तो अंकल जी रहे और ना ही मेरा भाई जैसा दोस्त नहीं रहा। जब यहाँ पर रमेश प्रदीप की बेवा को देखता है तो उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि एक भी बच्चा नहीं है। जवान माटी किसके सहारे टाइम गुजारेगी। यहाँ पर रमेश नजरें नीचे कर कर रखता है, अपने दोस्त की पत्नी की तरफ एक आंख उठाकर भी देखता नहीं है। अब यहाँ पर रमेश कहता है कि माँ जी,
मैं कुछ दिनों के लिए गांव में ही रुका हूँ। अगर किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो मुझे बेफिक्र होकर बता देना, मैं आधी रात को तुम्हारे लिए हाजिर हूँ, क्योंकि अब घर में कोई मर्द नहीं रहा है। दोस्तों, रमेश अपनी दादी के पास रहने लगता है तो तभी ये जो प्रदीप की माँ है, रंजना की सास, ये रमेश के पास आती है और कहती है कि बेटा, मेरी बहू की एकदम से तबीयत खराब हो गई है, क्या तुम उसे हॉस्पिटल दिखा कर लाओगे? क्योंकि दोस्तों, जो रंजना थी वो अपने पति का चिंतन किया करती, उसकी यादों में खोई रहती, क्योंकि जिसका पति जवान चला गया हो, आप उसकी परिस्थिति समझ सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर रमेश उसको हॉस्पिटल ले जाता है। बीच में सास बैठती है, पीछे दोस्त की बेवा पत्नी बैठती है और ये सभी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां पर डॉक्टर और कुछ भी नहीं बताते हैं। जब रंजना का चेकअप किया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं है, चिंता ज़्यादा कर रही हैं, खाने पीने पर ध्यान नहीं है, तभी बीमारियां इनको घेर रही हैं। और यहाँ पर रंजना की सास से कहा जाता है कि अपने बेटे की बहू का ध्यान रखिए। रंजना की सास गुस्से में कहती है रंजना से कि तू मुझे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती, तू कहीं और चली जा, अपने माँ बाप के घर चली जा, मुझ बुढ़िया के पीछे तू अपना जीवन क्यों खराब कर रही है। दोस्तों, रंजना अपनी आंखों में आंसू भर लाती और कहती है कि मेरा पति भी तू ही है, मेरी माँ भी तू ही है और मेरी सास भी तू ही है, मैं तुझे छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। दोस्तों, जब ये बात रमेश सुनता है तो उस महिला की तरफ, रंजना की तरफ हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि भाभी, आज तक इतनी त्याग करने वाली महिला अपनी आंखों से नहीं देखी, आप साक्षात देवी हो जो आप इतनी हिम्मत रखती हो। दोस्तों, अब सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब जितनी भी बार रंजना की सास को ज़रूरत पड़ती, वो रमेश को बेफिक्र होकर बुलाया करती और अपने घर के काम करा लिया करती। अब सास देखती है कि जब ये जो रमेश घर आता है और अपनी बहू की तरफ देखती है तो इसके मन में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। ये सोचती है कि अगर मैं अपने बेटे की बहू है जो अब इस दुनिया में अकेली है, अगर उसकी शादी मैं रमेश से करा दूं, इसकी भी पत्नी नहीं है, तो कितना अच्छा रहेगा और इनका घर बस जाएगा। अब दोस्तों, एक दिन इनको ज़रूरत पड़ती है, जो रंजना की सास होती है, तो रंजना के मामा के घर किसी की शादी होती है। तो रंजना की मामी को फ़ोन आता है, कहती है कि बेटी, तो शादी में ज़रूर आना, तू हमेशा उदास और तन्हा रहती है, तेरा भी मन बट जाएगा और तेरा मन लग जाएगा। ये बात सास से भी की जाती है रंजना की से, और रंजना से भी की जाती हैं। तो रंजना की सास अपनी बहू को खुश करने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि नहीं, हम दोनों ही शादी में जाएंगे। अब दोस्तों, जो रंजना की सास है वो फिर रमेश को बुलाती है और कहती है कि बेटा, हमें इसके मामा के घर जाना है, वहाँ पर शादी है, क्या तुम हमें छोड़कर आओगे? दोस्तों, रमेश के पास एक बाइक होती है, वो जब भी ज़रूरत पड़ती है उन दोनों सास बहू को बाइक पर बिठाकर वहीं ले जाता है। अब ले जाते दोस्तों, रास्ते में शाम हो जाती है, सर्दियों के दिन होते हैं और ये तीनों शादी में पहुंच जाते हैं। शादी में पहुंचने के बाद, क्योंकि रंजना अपने मामा के वहां गई थी, रमेश वहां पर किसी को नहीं जानता है, तो रंजना एक इंसानियत के नाते कहती है, या आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? क्योंकि जो रमेश था वो एक कोने में खड़ा रहता है, किसी से भी बात नहीं करता है। तो रंजना एक प्लेट लेती है, उसमें सभी खाना डालती है और यहाँ पर रमेश को दे देती है। दोस्तों, रमेश उस खाने को खा लेता है, लेकिन जब ये दोनों खाना खा रहे थे तो जो रंजना की सास है वो फिर अपने ख्वाबों को उड़ान देने लगती है और सोचती है कि अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब दोस्तों, उस शादी में से भी ये शाम को घर आ जाते हैं। दूसरे दिन शाम को आते हैं, इतने रमेश वहीं पर रहता है। अब वहाँ से विदा होकर रंजना अपने ससुराल फिर आ जाती है और यहाँ पर जो रमेश होता है कहता है कि माँ जी, आप मेरे दोस्त की माँ हो तो मेरी ही माँ हो, मैंने बचपन आधा आपके पास गुजारा है, मैं फिर भी कहता हूँ जब तक मैं यहाँ पर हूँ, अगर आपको किसी की भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बेफिक्र होकर बुला लेना। दोस्तों, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो एक दिन थोड़ा सा मौसम ख़राब होता है और जो रंजना की सास होती है वो किसी काम से घर से बाहर निकलती है और फिसल कर गिर जाती है। जब वो फिसल कर गिरती है तो दोस्तों, उसके पैर में काफ़ी चोट आती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। रंजना, जिसके आगे पीछे वही थी, वही सब कुछ थी, वो अपनी सास का सर अपनी गोदी में रखती है और माँ जी आप चुप हो जाओ। तो यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ होता है, तो रंजना कहती है कि जल्दी भाग कर जाओ और जो रमेश चाचा हैं उन्हें जल्दी से बुला कर लाओ, और कहाँ माँ जी गिर गई हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें चोट लग गई है। दोस्तों,
रमेश सुनते ही भागा दौड़ा आता है अपनी बाइक लेकर और उस माँ जी को बिठाकर फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर चेकअप करते हैं तो कहते हैं कि माँ जी का पैर टूट गया है। अब दोस्तों लंबा इलाज चलना था, लंबा काम था। यहाँ पर जो रंजना थी वो अपनी सास के पास रुकती है और ट्रीटमेंट वहाँ पर शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों घर में कोई भी ना होने के कारण अब रंजना वहाँ पर भूखी प्यासी रहती है, आधे वक्त खाना खाती है। अब यहाँ पर ये सब चीज़ जो रमेश देख रहा था तो वो अपनी दादी के पास आता है, सब्जी खुद छौंकता है और दादी से रोटी बनवाकर अब दोनों छाक हॉस्पिटल में रोटी देने के लिए जाया करता। सास जिसका इलाज भी चल रहा है उसी के पास रंजना रहा करती। जब रमेश आ जाया करता तो वो भी दूसरे बगल वाले बेड पर ही बैठा करता और सास उन दोनों को देखती है तो उसके मन में यही ख्याल आते हैं। दोस्तों जब किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो उसका लंबा इलाज होता है। यहाँ पर जो रंजना की सास थी वो अब ठीक हो जाती है और उन्हें घर ले जाया जाता है। घर ले जाने के बाद रंजना की सास सबसे पहले एक काम को अंजाम देना चाहती है। रंजना की सास रमेश को बुलाती है, अपने पास बिठाती और कहती है कि बेटा आज बुरा मत मानना, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जो रमेश है वो कहता है कि नहीं माँ, आप मेरी माँ हो, बताइए आपको क्या कहना है। तो वो कहती है कि बेटा मेरे बेटे की बहू से तुम शादी कर लो, क्योंकि मेरा बेटा तो इस दुनिया में नहीं है और मेरे जाने के बाद, उस बुढ़िया के जाने के बाद ये अकेली कैसे रहेगी और कैसे समाज में जिंदा रहेगी। दोस्तों जो रमेश होता है उसकी नज़रें नीचे झुक जाती हैं। दबे से लफ्ज़ों में कहता है कि माँ जी मैंने आज तक उस तरीके से सोचा नहीं है, मैंने इनको देवी माना है और कभी भी वो नज़र मैंने इनके ऊपर नहीं डाली जिस तरीके से आप मुझसे बात कर रही हो। इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता और मेरी तो यही है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, अपने बचपन के दोस्त की पत्नी से मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। रंजना की साथ ज़्यादा दबाव डालती और कहती है कि अपने पिता का नंबर दो, मैं उनसे बात करूँगी। अब रंजना की सास रमेश के पिता पर फ़ोन घुमा देती है और उनसे यही सब कुछ बात करती है। तो यहाँ पर जो रमेश इन बातों को सुन रहा है तो वो कहता है कि माँ जी आप इस फ़ोन को काटिए और पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। पहली बात, इन सब चीज़ों में रंजना की रजामंदी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती कोई रिश्ता बांधूं। और जब रंजना की सास रंजना से पूछती है तो रंजना कह देती है कि जैसा माँ जी आपको ठीक लगे आप कर सकती हैं, क्योंकि जिम्मेदारी मेरी अब आपके हाथों में है। दोस्तों रंजना की सास समझ जाती है कि बहू की तरफ से हाँ है और वो फिर फ़ोन घुमाती है रमेश के पिता पर और उनसे सारी बातें बताती है। रमेश का पिता कहता है कि बहन जी ये बातें फ़ोन पर नहीं की जाती और रमेश का पिता दूसरे दिन पूरे परिवार सहित आ पहुंचता है रमेश के पास अपने गांव में। आते ही वो रिश्ता फिक्स कर देता है, क्योंकि उन्हें भी पता था उनका बेटा जिनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही है और यहाँ पर इन दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। दोस्तों शादी बहुत अच्छे से की जाती है। अब जो रमेश होता है वो अपने दोस्त की माँ और जिस पत्नी से उसकी शादी हुई है उन सभी को लेकर दिल्ली, जहाँ पर वो पहले रहा करते थे, वहीं पर चले जाते हैं और बहुत अच्छे से वहाँ पर टाइम गुजारते हैं। क्योंकि जिस दोस्त की पत्नी से उसने शादी की थी उस माँ का भी कोई नहीं था, कोई रिश्तेदार भी नहीं था। तभी यहाँ पर रमेश ये फैसला लेता है और एक परिवार जो बिखरा हुआ था वो समेट जाता है दोस्तों, और आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। हमारा एक कमेंट बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा कमेंट एक भाई ने, या कुछ भी कह लीजिए, उन्होंने कमेंट किया है जिनका नाम मुस्तक खान है। मुस्तक खान जी आपका कमेंट बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा है। ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए और आप लोगों की राय ना बहुत अच्छी रहती है। जो भी सूझबूझ से आप लोग कहते हैं वो सभी लफ्ज़ बहुत अच्छे होते हैं और सभी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।